पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी सेल का ऊर्जा अगर कोई परमाणु होता है, परमाणु के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कक्ष में घूमता है। तो किसी भी कक्ष का जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा का फॉर्मूला कल निकल के आया था, E बराबर -me इंटू ई के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसी भी सेल का ऊर्जा के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। अब जब आज के क्लास में हम लोग आगे का डिस्कशन करने वाले हैं, और ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं किसी भी सेल का जो ऊर्जा होता है, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, आज हम लोग आगे चर्चा बढ़ाएंगे जिसमें बोर स्पेक्ट्रम रेखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, और बोर स्पेक्ट्रम रेखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार से ये सिद्धांत आया उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज क्लास में बोर के स्पेक्ट्रोमेट्री रेखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके लिए हम अलग से टेबल ले लेते हैं। सभी को हेडिंग डालना है। अभी जैसे कि ऊपर में वहाँ पे हेडिंग बता भी रहे थे, तो हेडिंग डालना है बोर का स्पेक्ट्रोमेट्री रेखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये हेडिंग सभी को डालना है। स्पेक्ट्रल लाइन भी बोला जाता है, स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रल रेखा का सिद्धांत। ठीक है, ये सभी को हेडिंग डाल देना है। तो हम लोग आज क्या चर्चा करने वाले थे, बेसिकली हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ऊर्जा का जो अंतर होता है, ऊर्जा का जो अंतर होता है उस ऊर्जा के अंतर के बारे में हम लोग को समझना है। उस ऊर्जा के अंतर के बारे में हम लोग को समझना है। ऊर्जा का अंतर जो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और क्या आएगा ऊर्जा का अंतर, ये सब चीज़ें हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। तो किसी भी क्वांटम संख्या, मान लें किसी भी कक्ष का क्वांटम संख्या n1 होगा और उसका ऊर्जा E1 होगा, और कोई दूसरा क्वांटम संख्या जिसको n2 होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, और n1 को बड़ा मानना है n2 से। n1 बड़ा होगा n2 से। उस केस में हम लोग का जो तरंगदैर्घ्य होगा उसमें से जो तरंग निकलेगा, जो लाइट के रूप में लिखे, या हम लोग कुछ भी रूप में हम लोग बोल सकते हैं, जो लाइट के रूप में निकलेगा तो उसका कुछ तरंगदैर्घ्य होगा, तो उसका मान क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो आज से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मानना है, और क्या मानना है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिखना है यदि n1 क्वांटम संख्या की अस्थायी ऊर्जा E1 है, अस्थायी ऊर्जा E1 है, n1 स्मॉल n1, ठीक, n1 क्वांटम संख्या के अस्थायी ऊर्जा E1 है, तथा n2 क्वांटम संख्या की अस्थायी ऊर्जा E2 है, अस्थायी ऊर्जा E2। इतना लिख लिए लो। थोड़ा सा चीज़ें हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, जो कल हम लोग का जो ये एनर्जी का मान था, किसी भी कक्ष का एनर्जी का मान, या किसी भी हम लोग बोल सकते हैं
किसी भी क्वांटम संख्या का एनर्जी का जो मान था वो कितना आया था, एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। इस पर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, तब जाकर आगे से हम लोग चलेंगे। तो ये किसी भी कक्ष का ऊर्जा को दर्शाता है, किसी भी कक्ष का ऊर्जा को, ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन है। अगर हम इसमें यहाँ बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, ये पहला सेल हो गया। पहला सेल के लिए n का मान क्या होता है, 1 होता है। दूसरा सेल के लिए n का मान क्या होता है, 2 होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं पहले से। क्वांटम संख्या जो होता है पहला सेल के लिए n = 1 होता है। अब जब ये n = 1 रखेंगे या फिर n = 2 रखेंगे, तो ये नीचे में n का मान बढ़ रहा है, तो e का मान क्या होगा, घटेगा। e का मान क्या होगा, घटना चाहिए। ऑब्वियस है कि अगर नीचे का मान बढ़ेगा तो जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है, मतलब ऊपर के ऊर्जा में हम जा रहे हैं, तो क्या देखने को मिले, एनर्जी का मान घट रहा है। लेकिन घट किस में रहा है, निगेटिव में। मतलब इनडायरेक्टली बोलेंगे तो ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। निगेटिव में घट रहा है मतलब क्या, ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऊपर वाला ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है और नीचे वाला ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। ऊपर वाला ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है और नीचे वाला ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। तो यही बात थोड़ा सा ध्यान में रखना था कि ऊपर वाला जो ऊर्जा का मान होता है वो क्या होता है, कम होता है, और नीचे वाला जो ऊर्जा का मान होता है वो नीचे वाला का कम होता है, ऊपर वाला का अधिक होता है। निगेटिव में घट रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला ऊर्जा बढ़ रहा है। ठीक, निगेटिव में घट रहा है मतलब क्या है, ऊपर वाले से। निगेटिव में घटने का मतलब क्या है, -4 है। -4 से 3 हो गया, ये निगेटिव में क्या हो गया, घट रहा है। लेकिन बेसिकली ये हो क्या रहा है, ऊर्जा का मान ये बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, कम होते जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर कक्ष से नीचे की ओर आता है, इलेक्ट्रॉन जब भी ऊपर वाले कक्ष से नीचे की ओर आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो ऊर्जा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा निकलता है, उससे क्या निकलता है, विकिरण निकलता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उससे विकिरण बाहर निकलता है, और वही विकिरण हम लोग को लाइट के रूप में दिखेगा। किसी भी लाइट के रूप में, प्रकाश की लाइट हम लोग नहीं बोल सकते, किसी भी प्रकाश की लाइट के रूप में हम लोग को दिखाई देता है। तो आज चर्चा हम लोग उसी पर हम लोग करने वाले हैं। कभी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उससे विकिरण के रूप में लाइट निकलता है। उसका कुछ तरंगदैर्घ्य होता है, उसका क्या होता है, कुछ तरंगदैर्घ्य होता है। उसी तरंगदैर्घ्य का मान आज हम लोग निकालने वाले हैं कि जो लाइट निकलता है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली फिर से एक बार हम समझाना चाहेंगे, इसलिए सब कुछ क्लियर होना जरूरी है। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, चर्चा ये सबसे पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए, ऊपर वाला का ऊर्जा ज़्यादा होता है, नीचे वाला का कक्ष का ऊर्जा कम होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है कक्षों में तो ऊपर वाला का ऊर्जा ज़्यादा होता है, नीचे वाला का ऊर्जा कम होता है, वो ज़्यादा अस्थायी माना जाता है। ठीक है, अब जब ऊपर वाला का ऊर्जा ज़्यादा होता है, ऊपर वाला का ऊर्जा ज़्यादा होगा तो उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर से छलांग मार के कहाँ पे आता है, मान लो कि ये 2 कक्ष है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन छलांग मार के क्या होता है, नीचे वाला स्तर में आता है। तो अभी से इसका ऊर्जा ज़्यादा है, तो कुछ ऊर्जा, वही जो ऊर्जा मिलता है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलता है, इसका ऊर्जा मान लो कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 है। इसका मान लो कि ये 20 है और 30 है, ये मानने के लिए बता रहा है, एक्चुअल में इतना होता नहीं है। ये 20 है और ये 30 है, तो इसका जो 10 ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को जो 10 वाला ऊर्जा एक्स्ट्रा मिला है, यही ऊर्जा लेकर यहाँ पर इस वाले कक्ष में छलांग मारता है इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ से कूद के यहाँ पे आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे आता है तो ये एक लाइट की तरह विकिरण निकलता है। मतलब ये मूव कैसे करता है, तो एक तरंग की तरह मूव करते हुए नीचे आता है। ध्यान समझना है, ये एक तरंग की तरह मूव करते हुए नीचे आता है, और जब भी कोई तरंग की तरह मूव करते हुए नीचे आता है इसका कोई ना कोई तरंग वैध होगा। तो ये ऊर्जा, जो ऊर्जा लेके आया है, वो ऊर्जा कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियस है कि ऊपर वाला ऊर्जा में से नीचे वाला ऊर्जा को क्या कर दे, घटा दे। ऊपर वाला ऊर्जा में से नीचे वाला ऊर्जा को घटा दे, तो वही ऊर्जा ये क्या कर रहा है, नीचे में लेके आ रहा है। वही ऊर्जा क्या कर रहा है, ये ऊर्जा नीचे में लेके आ रहा है। तो उसी ऊर्जा को हम लोग जानते हैं, कभी भी विकिरण के रूप में जो कोई ऊर्जा निकलता है तो उसका ऊर्जा का मान क्या होता है, h न्यू होता है। ये h न्यू जो ऊर्जा लेके आ रहा है, ये 2 ऊर्जाओं के अंतर को दर्शा के नीचे लेके आ रहा है। मतलब अगर इसका ऊर्जा E2 है और इसका ऊर्जा E1 है, हम लोग क्या लिखेंगे, E2 - E1 लिखेंगे। यही ऊर्जा का अंतर जो होगा वो इस विकिरण को ऊर्जा के बराबर होगा। किसी भी विकिरण का ऊर्जा हम लोग h न्यू से दर्शाते हैं।
बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ से ऊर्जा लेकर यहाँ नीचे आता है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, उस तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा का मान हम लोग निकालने वाले हैं। बेसिकली आज की चर्चा हम लोग को यही रहने वाला है। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग डिटेल में इसको डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ तक लिखवा दिए थे कि मान लिए थे, उसके बाद मान लेना है कि जहाँ लिख लेना है, उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेना है जो लिखवाए थे। जहाँ यहाँ पर मानना है कि N2 12 है N1 से, N2 12 है N1 से, ठीक, N2 12 है N1 से, जिसको मान लेना है। अब आते हैं इसको आकृति भी बना देते हैं। अब ये हम नहीं बोल रहे कि कौन सा N1 और कौन सा N2 होगा। मान लेते हैं कि ये क्या होता है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, बीच में नाभि होता है, ये पहला सेल होता है, ठीक है। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, इसके आगे का फिर तीसरा सेल आ जाएगा, ये तीसरा सेल हो गया। ऐसे बहुत सारा सेल रहता है और इसी कक्ष में, इसी सेल में, इसी कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। तो मान लेते हैं कि ये वाला N1 कोई भी हो सकता है इसमें से, ये N2 है और ये नीचे वाला इसलिए N2 12 है, और ये वाला जो है ये वाला N1 है। और इस वाले कक्ष का जो ऊर्जा है उसको हम E2 माने हैं, और इस वाले कक्ष का जो ऊर्जा है अगर हम क्या माने हैं, E1 माने हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि E2 वाले कक्ष से ये E1 वाले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, छलांग मार के यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, तो ये किस प्रकार से विकिरण के रूप में आता है, और यहाँ पर जो ऊर्जा मिलता है वो विकिरण के रूप में निकल के आता है। उसी का हम लोग तरंगदैर्घ्य निकालने वाले, जो इलेक्ट्रॉन गति करके आता है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो पहले ये ऊर्जा कहाँ से मिला, ये जो ऊर्जा का अंतर हो रहा है, दोनों की ऊर्जा का जो अंतर हो रहा है वही से ऊर्जा मिल रहा है। कहने का मतलब ये है E2 माइनस E1 जो हो रहा है, यही ऊर्जा का अंतर से ये विकिरण के रूप में निकल के आ रहा है, H इंटू न्यू के रूप में हम लोग को प्राप्त हो रहा है, H इंटू न्यू के रूप में प्राप्त हो रहा है। मतलब ये जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊपर से नीचे लेके आ रहा है, ये दोनों को ऊर्जा का जो अंतर है वही ऊर्जा इसको मिल रहा है। अब हम यहाँ से E2 और E1 का मान रखना है, E2 और E1 का मान रखना है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि कल हम लोग पढ़े थे, साइड में यहाँ पर लिख देते हैं, साइड में इसको लिख देते हैं। कल E का मान हम लोग पढ़े थे कि E का मान जो होता है किसी भी सेल का, किसी भी कक्ष का जो ऊर्जा का मान होता है ME इंटू E के पावर 4। ये डायग्राम को भी बना लेना है, ठीक है, समझने के लिए। 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर इंटू N के स्क्वायर इंटू H के स्क्वायर, यही हम लोग कल पढ़े थे। यही ऊर्जा का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो अगर इस ऊर्जा का मान E2 को हमको रखना है तो माइनस इलेक्ट्रॉन ही है तो ME E के पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर। अब यहाँ पर ये N की जगह तो E2 वाला N क्या है, N2 है, यहाँ पर क्या लिखाएगा N2 के स्क्वायर इंटू H स्क्वायर। ये माइनस साइन देना है, इसका मान रखना है, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले से लिख देते उसके बाद माइनस माइनस प्लस करेंगे। तो EM E के पावर 4 डिवाइडेड बाई नीचे में 8 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर। यहाँ पर ये N1 होगा इसलिए कि इसका ऊर्जा जो है, ऊर्जा क्वांटम संख्या कितना N1 है, तो N1 के स्क्वायर हो जाएगा इंटू H स्क्वायर। अब इसमें से जो अचर पद होगा कॉमन करने वाला, उसको कॉमन हम लोग कर लेंगे। पहले इसको कॉमन करते हैं तो पहले तो इसको प्लस माइनस, यहाँ पहले माइनस से ये प्लस बन जाएगा तो इसको पहले लिख लेते हैं। पहले ये काम करते हैं, ये प्लस बन जाएगा तो इस वाला को हम पहले लिख लेते हैं। E के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर N1 के स्क्वायर इंटू H स्क्वायर। ये माइनस में तो इसको बाद में लिख लेते हैं ME E के पावर 4 डिवाइडेड बाई H एप्सिलॉन नॉट N2 के स्क्वायर इंटू H स्क्वायर। अब ये दोनों में से जो भी कॉमन हो रहा है उसको हम यहाँ से कॉमन सबसे पहले कर लेते हैं। H न्यू बराबर, इसमें से लगभग सभी कुछ कॉमन हो जाएगा, सिर्फ N को छोड़कर, बाकी जितना है सब कॉमन हो जाएगा। तो ये पूरा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/N1 के स्क्वायर माइनस 1/N2 के स्क्वायर। यही यहाँ पे हम लोग को बचेगा।
ठीक है। अब जो है हमको लेमडा का मान निकालना है, तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो न्यू का फार्मूला होता है सी बटे क्या होता है, लेमडा होता है, सी बटे लेमडा। तो सी बटे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एम ई इंटू ई के पावर 4, एम ई इंटू ई के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 के स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 के स्क्वायर हो जाएगा। हमको लेमडा का मान निकालना है, तो एस सी इधर इसके साथ गुना में रहेगा, तो इधर आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो भाग में आ जाएगा, तो एम ई के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन के स्क्वायर, एच पहले से था एक भाग में, एक और आ जाएगा, तो एच का क्यू हो जाएगा, एक सी आ जाएगा, 1 बाई n1 के स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 के स्क्वायर। अब ये पूरा अचर पद है, इसमें सभी का मान पता रहता है, एम ई का भी मान पता रहता है, ई का भी मान पता रहता है, एप्सिलॉन का भी मान पता है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका भी मान पता रहता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, चाल है किसका, प्रकाश का, तो ये सबका मान पता रहता है। इसको एक अचर दूसरा अचर से दिखाएंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, तो उसको आर एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आर एस से। इसको आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाई n1 के स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 के स्क्वायर। साइड में लिख लेना है जहाँ आर एच का जो मान होता है, तो आर एच बराबर क्या है, एम ई के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर एच क्यू इंटू सी। जब आर एच का मान सॉल्व किया जाता है, अच्छा आर एच को बोलते क्या क्या है, उस चीज़ को ये फार्मूला निकल के आ गया। पहले तो ये ध्यान में रखना है, ये फार्मूला निकल के आ गया हम लोग तरंगदैर्घ्य का, जो वहाँ पर विकिरण निकल रहा है, जब ऊपर स्तर से नीचे स्तर में आता है इलेक्ट्रॉन निकल के, उससे जो प्रकाश उससे जो विकिरण निकलता है, उस विकिरण का तरंगदैर्घ्य का बात करेंगे, तो तरंगदैर्घ्य निकालने का ये फार्मूला आ गया। अब हम अगर बात करते हैं ये आर एच क्या है, तो आर एच को बोलते हैं, इसको नाम देते हैं हाइड्रोजन के लिए रीड वर्ग नियतांक, इसको क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए, इसलिए कि हम लोग ये किसके लिए डेरिवेशन सारा किए, हाइड्रोजन के लिए ही किए। तो हाइड्रोजन के लिए रीड वर्ग नियतांक, हाइड्रोजन के लिए रीड वर्ग नियतांक कहते हैं। और उसका मान का बात करेंगे, तो इसका मान निकल के आता है, तो भी लिख लेना है, इसका मान निकल के आता है 1.097 इंटू 10 के पावर 9, 10 के पावर 7 इंटू 10 के पावर 7। और ये इसका मात्रक क्या होता है, तो ऑब्वियस है इसका जो मात्रक, इसका तो कोई n का मात्रक होता नहीं है, और लेमडा का ये उल्टा है, तो लेमडा का मात्रक हम मीटर लिखते हैं, इसका पर मीटर में आएगा, पर इन्वर्स में आएगा, इतना। ठीक है, इस मान को ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग को तरंगदैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला सामने आ गया। अब देखो, जब ऊपर किसी भी कक्ष से इलेक्ट्रॉन नीचे कक्ष में आता है, तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं, उसका एक श्रेणी बनाते हैं, और श्रेणी का हम लोग नाम देते हैं, उस श्रेणी को हम लोग लिखने वाले हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, अभी हम कैसे दिखा रहे थे, तो अभी हम कक्ष को कैसे बना रहे थे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। कक्ष को हम ऐसे दिखा रहे थे कि बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो आइए है ये n बराबर 1 है, ऐसे दिखा रहे थे ना। और इसके बाद वाला जो है वो n बराबर 2 है, उसके बाद वाला जो है तो n बराबर 3 है। ऐसे ही बहुत सारे ऊपर में कक्ष होगा। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए इस कक्ष को सीधा करके दिखा देते हैं। क्या करके दिखाते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए इस कक्ष को हम सीधा करके दिखा देते हैं, या करके लिख देते हैं। रहता एक्चुअल में ऐसे ही है, लेकिन हम इसको अब थोड़ा सीधा करके दिखा देते हैं। सीधा करके कैसे दिखाएंगे, तो सबसे नीचे में यहाँ पर दिखाएंगे एक लाइन, जिसको हम ड्रॉ कर देते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा, लेकिन ड्रॉ करने में भी दिक्कत ही है। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, में कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं शायद।
ये छोड़िए, ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन होगा ये पहला सेल होगा n बराबर 1, ठीक है। फिर दूसरा हम ड्रॉ करते हैं, ये दूसरा सेल होगा n बराबर 2। फिर तीसरा ड्रॉ करते हैं n बराबर 3। फिर चौथा ड्रॉ करते हैं n बराबर 4। फिर पांचवा ड्रॉ करते हैं n बराबर 5। फिर छठा ड्रॉ करते हैं n बराबर 6। ऐसे ही अनंत तक रहता है, ऐसे ही क्या रहेगा, अनंत तक रहेगा। लेकिन ऐसे सेल कक्ष रहेगा, वो कितना रहेगा उतना हम लोग 6 तक दिखाते हैं। तो जब भी इस बात को ध्यान में रखना है, जब भी किसी भी सेल से, किसी भी कक्ष से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के पहला कक्ष में आता है, जब भी किसी भी कक्ष से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आता है, पहला कक्ष में आता है, मतलब 2 से 1 में आए या 3 से 1 में आए या 4 से 1 में आए या 5 से 1 में आए या 6 से 1 में, किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर 1 में पहुंचता है तो उस वाले श्रेणी का नाम हम लोग देते हैं लाइमन श्रेणी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लाइमेन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइमेन श्रेणी के नाम से जानते हैं, लाइमेन श्रेणी के नाम से जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल के किसी भी सेल से ऊपर से नीचे आए तो 2 में आए, किस में आए, 2 में। इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से निकल के अगर 2 में पहुंचता है, किसी भी सेल से निकल के अगर 2 में पहुंचता है कोई भी सेल हो सकता है, ऊपर में कितना हो, ठीक है, उसका कोई गिनती नहीं है। तो किसी से भी सेल से निकल के अगर सब के सब अगर 2 में पहुंच रहा है, किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल, किसी भी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर 2 में पहुंचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बामर श्रेणी। उसको हम लोग क्या करते हैं, बामर श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के तीसरा सेल में पहुंचता है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर तीसरा में पहुंचता है, अगर तीसरा में पहुंचता है, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाश्चन श्रेणी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पाश्चन श्रेणी कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के, अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के, अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के 4 वाला में है, किसमें है, 4 में है, किसी भी सेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के 4 में आता है, ऊपर से कहीं से भी 4 में अगर आता है तो उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ब में रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के, अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आए, 5 में आए, किससे, तो 5 में, किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के 5 में अगर आता है, 5 में अगर आता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हुंड श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हुंड श्रेणी, हुंड श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हुंड श्रेणी के नाम से, हुंड है, हुंड, हुंडा है यहाँ पे, ठीक, हुंड श्रेणी के नाम से जानते हैं।
अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के 6 वाला में पहुंचता है, किसी भी सेल से ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में पहुंच रहा है, 6 में पहुंच रहा है, उसको हम लोग कहते हैं हम फ्रीज श्रेणी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम फ्रीज श्रेणी कहते हैं। उसको हम लोग हम फ्रीज श्रेणी के नाम से जानते थे। ये नाम ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर तरंगदैर्घ्य निकालना रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर तरंगदैर्घ्य निकालना रहेगा, अगर लाइमन श्रेणी का तरंगदैर्घ्य निकालना रहेगा, तो लाइमन श्रेणी के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइमन श्रेणी के लिए किसी के लिए भी हो सकता है। लाइमन श्रेणी के लिए तो 1/λ का फॉर्मूला होता है RH इंटू 1/, अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, जो फॉर्मूला आया था सभी को यहाँ पे ध्यान देना है, ये लिख लेना है जो नीचे में हम लिखवाए। फॉर्मूला यही आया था 1/n1 के स्क्वायर माइनस 1/n2 के स्क्वायर। ये उच्च श्रेणी वाला, ये ऊपर वाला कौन था, n2 था, और नीचे वाला n1 था। नीचे वाला क्या था, n1 था। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये n1 था। तो अगर हम लोग लाइमन श्रेणी के लिए बात करते हैं, लाइमन श्रेणी के लिए n1 तो फिक्स है, n1 का मान कितना होगा, 1 होगा, और n2 का मान क्या हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर लाइमन श्रेणी के लिए बात करते हैं तो n1 का मान फिक्स हो जाता है। किसका मान फिक्स हो जाता है, n1 का मान वो कितना होगा, 1 होगा, 1 के स्क्वायर। लेकिन n2 का मान कुछ भी हो सकता है, n2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे वैसे रहेगा। ये लाइमन के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो RH यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ n2 का मान क्या क्या हो सकता है, n2 का मान कुछ भी हो सकता है, 1 को छोड़कर 1, कुछ होकर 2, 3, ये कहीं से भी आ सकता है ना, डॉट 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 अनंत तक ऐसे जाए, ठीक। वैसे ही अगर दूसरा से एक और के लिए लिख देते हैं, ये लाइन सब लाइन से लिखते चलना है। एक और बामर के लिए लिख देते हैं, बामर श्रेणी के लिए। तो बामर श्रेणी के लिए क्या देखने को मिलेगा कि जो n1 का मान है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n2 का मान 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब 3, 4 कुछ में कहीं से भी आ सकता है। तो 1/λ बराबर RH इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 के स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, या तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर चेंज क्या होगा, जहाँ यहाँ पर n2 का मान क्या क्या हो सकता है, तो 3, 2 से अधिक होना चाहिए, 3, 4, 5 ये कहीं से भी आ सकता है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ये तरीका हुआ हम लोग तरंगदैर्घ्य निकालने का। अब जिस श्रेणी का बोलेगा, अब जिस श्रेणी में हम यहाँ पर n2 का मान बोलेगा, 3 से अगर 2 पर आ रहा है तो 3 से 2, तो यहाँ पर n2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान में रखना है सभी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर। अब ये आधारभूत संरचना एक दिखाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअल में तरंग की तरह कैसे कक्ष में गति करता है, तरंग की तरह कक्ष में। इसलिए हमको पता है गति करता है। इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन छोटा सा कण है, तो उसमें तरंग वाला गुण भी देखने को मिलेगा। ये हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन छोटा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण क्या होता है कि वो तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, वो तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। हम आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या देखा डिस्कशन थोड़ा बहुत पढ़ने वाला है, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ के इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सभी को जितना लिखवाए उतना लिख लेना है। बताया जा रहा है कि द्रव्य तरंग अभिधारणा के हिसाब से बोर के कोणीय समन्वय का क्वांटमीकरण व्याख्या किया गया है कि इसका तरंग की तरह भी व्यवहार देखने को मिलेगा। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि तरंगदैर्घ्य जो होता है, किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है v वेग से, उसका तरंगदैर्घ्य इतना होता है। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब तरंगदैर्घ्य इतना होता है तो बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कैसे अपने कक्ष में वो तरंग की तरह गति करता है, कैसे अपने कक्ष में वो तरंग की तरह गति करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नाभिक है, ये क्या है,
नाभिक है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कोणीय संवेग इस तरह से ये गति करता है तरंग के तरह। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप यहाँ पर दिखाया गया, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया गया कैसे तरंग की तरह गति कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन से संबंधित अपगामी तरंग दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो कक्ष में गति करता है वो सीधी रेखा में, मतलब ऐसे खाली सर्कल में गति नहीं करता है बल्कि वो तरंग की तरह भी गति करता है। यहाँ पे ये नाभिक दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन की गति को दर्शाया गया है। और इस तरंग का बात करते हैं तो कि द्रव्यमान, अगर इलेक्ट्रॉन का तरंग का बात करते तो कितना होता है, h/m इंटू न्यू हो जाता है, h/n इंटू न्यू के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग चर्चा ही करते हैं कि लेमडा का जो मान होता है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, या एक बार दोबारा से भी लिखना है तो लिख सकते हैं। तो हेडिंग डालना है सभी को, द्रव्य तरंग की अभिधारणा से बोर का कोणीय संवेग क्वांटमीकरण की व्याख्या लिखना है। डी ब्रॉग्ली सिद्धांत के अनुसार इसमें वही चीज़ें छाप देना है। m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन और v वेग से गति करने पर उससे तरंग संबंधित उसका तरंग दैर्घ्य जो होगा इतना होगा, h जो होता है प्लैंक का स्थिरांक, ये पूरा लिख लेना है। ठीक, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना है कि तरंग का जो तरंग दैर्घ्य हो रहा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है कक्ष में जब चलता है तो सिर्फ सर्कल में नहीं चलता है, वो तरंग की तरह भी गति करते हुए आगे बढ़ता है। तो तरंग की तरह गति करते हुए क्या करता है, आगे बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये डायग्राम भी बना लेना है यहाँ पर। तो अब हम लोग बात कर रहे थे तो लेमडा का मान वहाँ पे कितना आ रहा है, तो लेमडा का मान आ रहा है कितना, तो लेमडा का मान सभी को लिख लिए होंगे हम, आई थिंक। तो लेमडा बराबर आया था h/me इंटू p। अब बात करते हैं कि इसका पूरा जो त्रिज्या होता है, ये एक वृत्त में घूम रहा है ना, तो ये पूरा जो लंबाई इसका होता है, ऊपर में जो यहाँ पर पूरा वृत्त बन रहा है तो उसका जो लंबाई होता है कितना होता है, 2πr होता है। और उसमें मान लेते हैं कि ये जो तरंग है उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है, देखो जब भी अगर तरंग गति करता है तो तरंग दैर्घ्य किसको बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो कितना इसमें तरंग बना था, मान लेते हैं कि n बना रहा है, तो वहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, n इंटू लेमडा के बराबर हो जाएगा। अभी लेमडा का मान हम लोग ऊपर लिखे भी थे, लेमडा का मान कितना लिखे थे, h/n को यहाँ पर अंदर थे m इंटू v हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं हमको क्या निकालना है, कोणीय संवेग निकालना है। कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है mvr होता है, क्या होता है, mvr होता है। तो mvr हमको यहाँ पे लाना होगा, तो m को अभी को इधर भाग में तो गुना में ला देंगे r पहले से, और 2π को क्या करते हैं, तो 2π को उधर भेज देते हैं। ये mvr जो होता है यही कोणीय संवेग होता है। तो l बराबर, अब इसको इस पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोणीय संवेग को हम l से दिखाते हैं, तो ये कोणीय संवेग का मान हो गया। यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं l जो है क्या है, कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग, जहाँ L बराबर कितना होता है, mvr के बराबर होता है। तो ये भी यहाँ पे इंडिकेट कर लेना है। ठीक, तो ये कोणीय संवेग निकला कौन, किसका, किसी भी कक्ष का ही ये कोणीय संवेग है। ठीक है, L क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख भी लेना है, पूरा ही लिख देते हैं। कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ऐसे पूरा लिखना है। ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का फार्मूला हो गया L बराबर NH/2π। ये सिद्ध हो गया, इसको पहले हम लोग पढ़े भी थे कि कोणीय संवेग इतना होता है। बोर सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बोर सिद्धांत का क्या कमियां हैं, दिया हुआ है कि अधिक विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप की से हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रोमेट्री रेखाओं के परीक्षण करने पर यह देखा गया है कि इनमें एक से अधिक धूमिल सूक्ष्म रेखाएं रहती है, और स्पेक्ट्रोमेट्री रेखाओं की इस सूक्ष्म संरचना को बोर के सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया गया। देखो, बोर के सिद्धांत द्वारा जो मेन हम लोग स्पेक्ट्रोमेट्री रेखाएं दिखता है उसी को बताया गया, लेकिन उसको सूक्ष्मदर्शी से जब देखा जाता है तो उसमें छोटा छोटा और भी रेखाएं दिखाई देता है, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताए बोर के द्वारा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक कमियाँ हैं। इस सिद्धांत के द्वारा किसी भी तत्व के विभिन्न स्पेक्ट्रो रेखाओं की तीव्रता के अंदर होने पर कारण नहीं समझाया जा सका। अब देखो, खाली ये हाइड्रोजन के लिए समझा पाए,
किसी दूसरे तत्व के लिए पूरी तरह से स्पेक्ट्रोमेट्री रेखाओं के कारण वगैरह कुछ नहीं व्याख्या कर पाए थे। तीसरा इनका कमी दिया हुआ है कि यह सिद्धांत परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के वितरण को सफलतापूर्वक नहीं समझा पाए थे। परमाणु के इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार है, यह सिद्धांत केवल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन या आयन हीलियम स्पेक्ट्रो की ही व्याख्या कर सकता है। तो देखो लिखना क्या है, 1 नंबर दे के ये पूरा लिखना है, फिर 2 नंबर लिखना है, 3 नंबर दे के इसको लिखना है, 3 नंबर दे के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 3 नंबर दे के लिख लेना है बोर्ड के सिद्धांत की कमियाँ हेडिंग डाल के। तो मेन इसका यही कमी था कि ये और तत्वों के बारे में, तत्वों के लिए ये स्पेक्ट्रोमेट्री रेखाएं जो दिखाए और तत्वों के बारे में ये नहीं समझाए, और तरंगदैर्घ्य भी जो निकाला गया किसका, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही निकाला गया। तो ये चैप्टर इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। तो आई थिंक फिजिक्स का पहले एक और चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे फिर हम लोग केमिस्ट्री का। तो पहले फिजिक्स का एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री के टॉपिक पर आ जाएंगे फिर। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।